हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। साथियों, फटाफट आप लोग जुड़िए, थोड़ा सा शेयर करिए उन बच्चों को जो बच्चे अभी नहीं जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ नहीं पाए हैं। हम तो यही कहते हैं, आप लोग अगर लाइव क्लासेस देख लेते हैं तो बाद में आपको जो देखने की एक तरह से होता है ना कि बाद में देखेंगे तो क्लासेस सारे छूट जाते हैं, जिससे आप लोग नहीं देख पाते हैं। वैसे कुछ बच्चे हैं और कुछ बहनें भी हैं जो कि उनका मैरिज वगैरह हो चुका है, बच्चे भी हैं, तो कहती हैं सर हम बाद में देखते हैं। तो अच्छी बात है, आप लोग देखती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग पढ़ाई करिए, हौसला को बुलंद रखिए। हौसले बुलंद रहेंगे तो आगे रास्ता साफ नज़र आएगा। जब हौसले डगमगाते हैं ना तो आगे चलने का मन नहीं करता है। एक बार हारते हैं, दो बार हारते हैं, तीन बार हारते हैं, हौसले बुलंद होते हैं तो हारते हारते जीत मिल जाती है ना। कोई पत्थर अचानक से पूजा जाना क्यों लगता है, क्यों पूजे जाने लगते हैं उससे? क्योंकि बहुतों बार पीटा गया होता है, इस वजह से वो पूजा जाता है बेटा। ठीक है ना। तो आप भी एक दिन पूजे जाएंगे, आपका एग्जाम क्लियर होगा। किसी के किसी के थोड़ी से भड़काने से, भड़काऊँ भाषण से, भड़काऊँ थोड़ा सा यूट्यूब पे कुछ देख लेने से ऐसा कुछ नहीं आपको सोचना है। आराम से पढ़ते चलिए, बिल्कुल लगन के साथ। और जिसका बैक लगा था सेकेंड सेम में वो अब सुधर जाए, ये तो फिर दिक्कतें झेलने को मिलने लगेगी बेटा। आप तो कंटिन्यू रहिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज दो चीज़ हम लोग देखेंगे बेटा। जो लोग पिछला वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है भैया, वह उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो लोग नहीं देख रहे हैं पिछला वीडियो वो जरूर देखें। देखिए, दो चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। एक तो भारत के बंदरगाह पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में तो आ सकता है, बस पूछ सकता है किस राज्य में है, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपके सुपर टेट और टेट, जो यूपी टेट है, जो आपका सी टेट है, सबके लेवल तक पढ़ेंगे बेटा, है ना। सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक बार नोट्स प्रिपेयर करेंगे, हमेशा पढ़ते रहेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे आप यहाँ पे बेटा, कि आपका जो जो भारत में, अगर भारत में देखें नेशनल वाटर वे कितने हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नेशनल वाटर वे। या तो आप बंदरगाह पढ़ेंगे, भारत का पोर्ट, पोर्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर नेशनल वाटर वे भी बताएंगे आपको, नेशनल वाटर वे बेटा। ये भारत में 111 है, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब सबके बारे में नहीं, 111 के बारे में, जो मुख्य मुख्य हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे कुछ भाई हैं, जैसे सुधा प्रजापति जी हैं, साधना प्रजापति, यह रेगुलर हमारे जो भी सवाल जवाब करते हैं उसका जवाब देती हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे ही सारे बच्चे हो जाते तो कितना अच्छा रहता। इसी तरह अभिनव गुप्ता जी भी हैं, ये भी, इनका भी 2-3 कमेंट में हम देखे थे, क्वेश्चन का जवाब दिए थे। और एक हैं अनुराग दुबे, रैपर करके। भैया आपसे एक रिक्वेस्ट करें, हमारे बड़े भैया आपसे यह बोलना चाहेंगे कि भाई साहब आप जो है ना, इस तरह जैसे पढ़ाते हैं बेटा ना, आप भाई ही हैं हमारे, समझ लीजिए। आप बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, हमारे दोस्त ही समझ लीजिए आप, कि आप जो जिस तरह पढ़ाया जाता है ना आपको, आप अगर अपने लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। आप पीडीएफ मांगते हैं, पीडीएफ तो खैर दिया जाता है, 1-2 दिन बाद या 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा वहाँ पे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जितने क्लासेस होते हैं। और बाकी अगर आप अपने से लिखेंगे ना, हम तो यही कहेंगे आप लोग से, आप अपना नोट्स बनाइए, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं अपना या पोर्ट भैया, फटाफट चलिए। तो देर न करते हुए आपको बता दें, पूरे भारत में हम हैं तो 200 से अधिक पोर्ट, 200 से अधिक बंदरगाह है बेटा, ठीक है। इसी तटी वाले इलाके पे बंदरगाह आपको दिख रहा है ना, क्योंकि इधर हमारा क्या है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी, इधर हमारा लक्षद्वीप वाला एरिया। मतलब कि इधर हमारा कौन सा सागर है, इधर एक सागर है, एक इधर सागर है बेटा, हिंद महासागर से कटा हुआ। ये दोनों सागर जो हैं, ये दोनों सागर जो है बेटा, इसी तट से लगने वाले जितने भी हमारे देश के राज्य हैं, उसी सब जगह हमको क्या देखने को मिलेगा, बंदरगाह देखने को मिलेगा। तो क्यों ना बहुत अच्छी तरीके से हम लोग याद करें इसे। देखिए, सारे नहीं पढ़ने हमको, 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं, लेकिन उसमें से 13 बड़े बंदरगाह हैं बेटा। छोटे छोटे 200 हैं और 13 पॉपुलर और बड़े बंदरगाह हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बंदरगाह का मतलब होता है डैकयार्ड, डैकयार्ड मतलब पोर्ट, जिसे हिंदी में गोदी भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आपको पता होगा जब हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था तो उस समय लोथल नाम का एक डैकयार्ड था, जो कि गुजरात में इसी जगह स्थित है ना बेटा, कांडला बंदरगाह के आसपास। तो हम सारी बातें चर्चा करेंगे, आप लोग फटाफट नोट करते रहें, जो जो बोलते हैं उसको लिखते रहिए। प्राचीन काल में सातवाहना काल और चोला काल,
जो सातवाहना काल था और चोला काल था बेटा, वो समुद्री वाले इलाके के ही आसपास, जैसे चोल हो गया, पांड्य हो गया, यह सब इस पे ही बसे हुए थे। और बिल्कुल कलिजे की चरम, मतलब कि अपने उस समय जो समुद्री व्यापार था अपने चरमो सीमा पे था, चरमो सीमा पे, मतलब कि बहुत ही ऊंचाइयां छू रहा था। यहाँ से ही भारत जो है विदेशों से व्यापार करता है जहाज रानी के माध्यम से। अब जहाज रानी की याद आ गई है तो इसमें एक बात आपको बता देते हैं, जहाज रानी की शुरुआत हुई थी बेटा, मतलब जहाज रानी एक हमारा कह लिए कि पोर्ट, मतलब कि जहाज रानी की जब शुरुआत हुई थी, एक जहाज रानी हमारा पोर्ट है बेटा, पोर्ट जो 1854 में आधुनिक काल बोला जाता है। आधुनिक काल में 1854 में जहाज रानी परिवहन की शुरुआत हुई थी। किसके समय हुई थी? तो ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के माध्यम से, मतलब उसका जो मालिक थे, जाहिर सी बात है ब्रिटिश लगा है तो ब्रिटिश की ही शासन होगा, बस उसी ने स्टार्ट किया था। तो आप इससे याद रख लेंगे, अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है। वर्तमान में भारत का समुद्री सीमा कितना है अगर आपसे पूछा जाए? पहला वीडियो देखिए, नहीं देखिए तो चलिए बता देते हैं, नहीं तो देखिए जरूर, वहां पे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जब आपका भौगोलिक सीमा बताया जा रहा था। तो वर्तमान में भारत का समुद्री सीमा की अगर बात करें बेटा तो 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। और इसमें बताया क्या क्या इंक्लूड है? इसमें जो आपके यहाँ पे द्वीप है ना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपका मिनिकॉय वगैरह है ना, तो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। 7500 यहाँ से लेकर यहाँ तक और प्लस यह सब इंक्लूड करके 7516.6 किलोमीटर सबकी लंबाई है। लेकिन अगर बोल दें बेटा इस द्वीप को हटा देना तब कितनी लंबाई आएगी? केवल स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है भारत के, जो यहाँ पे प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीपी भारत है, उसकी केवल अर्थ मतलब कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आप बताएंगे मात्र 6100 किलोमीटर। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर हो गई थी आपकी बहुत पहले, लेकिन कुछ बातें हैं जो बताकर हम आगे चल लेंगे इसमें, ठीक है, याद रखेंगे। अब भारत में अगर देखा जाए बेटा 13 बड़े बंदरगाह हैं, सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में स्थित हैं। जो सर्वाधिक 3 बड़े बंदरगाह हैं वो तमिलनाडु में स्थित है। उसका नाम याद कर लीजिए, एन्नौर, चेन्नई और तुतीकोरिन। सर दिखाइए कहां पर है? तो देखिए, क्यों नहीं, देखिए आप ही के लिए बनाया गया बेटा। जो ये ब्लू कलर से लिखा गया है ना, ब्लू कलर से अंदर की तरफ ज्यादातर, वो हमारे बड़े बंदरगाह में आते हैं। और मुख्य छोटे बंदरगाह हैं जो रेड कलर से लिखा गया है, बस वह थोड़ा सा हमको देख लेना है कहां पे है, उसका लोकेशन हो सकता है पूछ ले आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में या फिर आपके ही एग्जाम में। बेटा आपके एग्जाम का ही सिलेबस है, ये मत कहिएगा सिलेबस से बाहर है, सिलेबस में ही है, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए जो बोला गया है कि तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं, सर दिखाइए कहां पर हैं? तो हम बोलेंगे बेटा देखिए, तो एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन। अभी चलते हैं आगे। छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक बंदरगाह, मतलब कि 53 छोटे छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र वाला इलाका है। अब आपको लोकेशन याद हो गया होगा सारे राज्यों का, इतनी बार हम मैप बना के आपको समझा दिए हैं। तो यह वाला महाराष्ट्र वाला इलाका है। महाराष्ट्र में 53 छोटे छोटे बंदरगाह हैं बेटा। बंदरगाह बीच में थोड़े होगा, यहाँ पे नहीं, बंदरगाह तो तट पे होंगे ना। तो तट पर 53 छोटे छोटे बंदरगाह हैं, जिसको मतलब सारे को यहाँ पे मेंशन नहीं किया जा सकता और सारे से क्वेश्चन नहीं आता है, जो इंपॉर्टेंट है उसी से आता है। तो इतनी बातें हैं, यह सब लिखते रहिए, फैक्ट है। अगर बोले बेटा जो आपके 13 राज्य हैं, तटीय राज्य हमने बोला 13 राज्य हैं, किसको किसको इंक्लूड करके? यहां से लेकर यहां तक प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड करने के बाद 13 राज्य हैं। उस 13 राज्यों में सर राज्य भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, आपको पता होना चाहिए। सर राज्य का नाम बताइए, तो ध्यान से देखिए बेटा, गुजरात, गुजरात के नीचे आएंगे तो देखिए गुजरात का ये बेटा, ये खंबात की खाड़ी है, ये वाली खंबात की खाड़ी है, ये आपका कच्छ का रण है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण बोलते हैं जिससे। उसी जगह आपका लूनी नदी आती है, इसमें विलीन हो जाती है। जो आपका अरावली है, अरावली से गुरु शिखर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर में माउंट आबू है, वहां से एक नदी निकलती है लूनी नदी, जो यहीं पे आके कच्छ के रण में दलदली जगह बना लेती है। उसी जगह से नमक बहुत बहुत ही पर्याप्त मात्रा में निकलता है, जो देशों में भी भेजा जाता है ना। अब देखिएगा हम आपको लोकेशन बताते हैं, सारे देशों का नाम याद, मतलब सारे राज्यों का नाम याद करवा दें आपको पहले। जो हमारे तटी पर है, गुजरात, गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र, 2 हो गया। महाराष्ट्र के दक्षिण में गोवा, गोवा के दक्षिण में कर्नाटक, कर्नाटक के दक्षिण में भैया केरल, ये केरल है, केरल। केरल के बाद यहीं पे आ जाता है बेटा, केरल के बाद यहीं पे आ जाता है आपका, क्या पता है आपका? आ जाता है बेटा पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में 4 जिले हैं, हमने बताया था स्टार्टिंग में। एक तो पौंडीचेरी खुद है, जो कि तमिलनाडु वाले जिले, मतलब तमिलनाडु वाले राज्य में पड़ता है। एक तमिलनाडु मतलब एक पौंडीचेरी का कैपिटल है जिसको बोलते हैं कराईकल, वो भी इसी जगह है।
वो भी इसी जगह है बेटा, कराईकल नाम से एक आपका पोर्ट भी है, छोटा पोर्ट है। तो कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में है, और पुदुचेरी का 2 और जिले हैं, एक माहे एक एनम। यमन नहीं, यमन एक देश है, खाड़ी देश है, यमन ओमान, यमन नहीं यनम। यनम जो है बेटा आपका कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है यनम। और एक और जिला माहे जो है वह कहां पर है, माहे पूरे भारत का सबसे छोटा जिला है, जो कि जो एक आपके केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का जिला है। कहां पर है तो बताएंगे, केरल में है। बातें नोट करते चलिए, आपको बहुत फायदे देने वाले हैं, किसी भी एग्जाम में बैठिए लिख कर ले लीजिए बचवा। इसके बाद आंध्र प्रदेश ऊपर, इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपको पता है कि आपका उड़ीसा आता है, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल आता है। कितने राज्य हो गए, फिर से जोड़ लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दमन दीव, दमन दीव भी है, दमन दीव दादर नगर हवेली इधर ही है, देखिए भूल गए थे उसको, दमन दीव दादर नगर हवेली। इसके बाद आपका पौंडीचेरी, इसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इधर आ गया, फिर इधर आ गया बेटा आपका 13वें नंबर का अंडमान निकोबार। सब हो गया ना। अब एक आप लिखते चलिए, थोड़ा सा लिखिए, एक लाइन और लिखिए, पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर बेटा गुजरात के सौराष्ट्र से लेकर कोरोमंडल तक, यहां तक होता है ना, मालाबार तक, सॉरी मालाबार तक, कोरोमंडल तट तो यह है, कोरोमंडल तट यह है, यह मालाबार तट है बेटा, केरल वाला मालाबार तट के नाम से जाना जाता है ना। तो सौराष्ट्र से लेकर मालाबार केरल तक को पश्चिमी तट कहते हैं। इस पश्चिमी तट पर भारत का 6 बड़े, जो 13 हमको पढ़ना है, बड़े पोर्ट, बड़े बंदरगाह, उसमें से 6 बड़े बंदरगाह स्थित हैं। कौन कौन से, कांडला, मुंबई, नहावा शेवा, मर्मुगोवा, न्यू मंगलूर और कोचीन, ठीक है। इसी तरह पूर्वी तट पर भी 6 बड़े बंदरगाह भारत के स्थित हैं। उनका नाम क्रमशः क्या है, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। कोलकाता का कह लीजिए, कोलकाता के ही पास एक हल्दिया नाम का एक आपका बंदरगाह, हल्दिया। तो अभी इसी के कह लीजिए किसी का भार कम करने के लिए इसको बनाया गया है ना। तो ये चीज याद कर रखेंगे। अब बेटा, अब 200 जो है छोटे बंदरगाह हैं सर, उसमें प्रमुख बंदरगाह कौन है सर, फटाफट बता दीजिए, हम लोग याद कर लें। हम कहे हाँ बेटा बता तो रहे हैं। अच्छा एक चीज और देखिएगा, आपका जो पोर्ट ब्लेयर है यहाँ पे भी एक छोटा बंदरगाह है बेटा, इसको याद कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, आपको पता है, उत्तरी अंडमान है, मिडल अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, मतलब कि उत्तरी अंडमान, फिर उसके बाद आपका मिडल अंडमान, फिर उसके बाद आपका दक्षिणी अंडमान, फिर आपका एक और द्वीप है, फिर उसके बाद आपका इधर से निकोबार स्टार्ट हो जाता है। इसी निकोबार और आपके यहाँ पे एक द्वीप जो है उसके बीच में 10 डिग्री का एंगल, 10 डिग्री का अक्षांशी लाइन गुजरती है आपका, है ना, पता है ना। इसी जगह एक आपका, इसी जगह एक आइलैंड है म्यांमार का बेटा। ये सारी बातें हम चर्चा किए हुए हैं, यहाँ पे अगर बोल देंगे ज्यादा तो उसके अंदर जाने लगेंगे। इस वजह से हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करें तो बेटर होगा ना, क्योंकि टॉपिक यह है हमारा, टॉपिक से न हटा जाए। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, अगर बोले हम 200 छोटे बंदरगाह हैं तो सारे तो पढ़ने नहीं है, मुख्य पढ़ना है। उस मुख्य में सिर्फ हमको यह जानना है कि कौन सा बंदरगाह कहां पर है, सिर्फ यही पूछेगा आपसे। तो लिख लीजिए, कांडला बंदरगाह तो बड़ा बंदरगाह है गुजरात का, लेकिन गुजरात में मांडवी, ओरवा, द्वारका, पोरबंदर और भावनगर। फिर से सुनिए, मांडवी कच्छ के रण की तरफ, ओरवा, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर आपका खंबात के खाड़ी की तरफ। ये कितने बंदरगाह हो गए छोटे छोटे जो हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इतने याद करने, ये वाले गुजरात में हैं, पूछ लिया जाएगा। मांडवी एक नदी भी है, लेकिन मांडवी नदी गुजरात में नहीं बहती है, मांडवी नदी है जो केरल में बहती है बेटा, सॉरी गोवा में बहती है, गोवा की मांडवी नदी है, गोवा में बहती है बेटा, है याद रखेंगे, गोवा में मांडवी नदी बहती है। मांडवी बंदरगाह है न कि मांडवी नदी है, इससे आप कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे चकपका जाते हैं, बहुत सारे नाम सेम है, जैसे हुगली और हुबली। हुबली एक जगह है कर्नाटक में, हुगली एक नदी है हमारे कोलकाता में, कोलकाता उसी शहर के उसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी तरह यह मांडवी है, मांडवी बंदरगाह है न कि नदी है, ठीक है ना। मांडवी गुजरात में एक पोर्ट है बेटा, और मांडवी एक नदी है जो कि गोवा में बहती है। ये बातें क्लियर होते चलना चाहिए, बस साफ फंडा हमारा यह है, बच्चे के दिमाग में घुसना चाहिए किसी तरह। मांडवी, ओरवा, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर हो गया गुजरात में। अब नीचे आते हैं तो रत्नागिरी बंदरगाह छोटे बंदरगाह में से प्रमुख बंदरगाह है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद कारवार बंदरगाह, ये आपका कर्नाटक में स्थित है, छोटे बंदरगाह में कारवार बंदरगाह भी है, और कासरगोड बंदरगाह है, कनानूर बंदरगाह है। यह तीनों कर्नाटक में स्थित है भैया, लिख लीजिए आप लोग फटाफट सारे बच्चे लिख लेंगे, कारवार, कासरगोड, कनानूर,
जिस तरह मैप बनाए हैं ना, उस तरह मैप बना के आप सजा के लिखेंगे ना, बहुत ही मजा आने वाला है बेटा। लिख लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद आपको पता है हमारे जो 1498 वास्को डी गामा जी आए थे, 1498 में कोप ऑफ गुड होप की खोज किए थे। कालीकट वाले जगह आए थे, जहाँ पे उनके राजा जमूरी ने वहाँ पे उनको स्वागत उनका किए थे, बहुत सारे माला वगैरह पहनाकर उनको बहुत सारे जगह घुमाए थे, मसालों की वैरायटी दिखाए थे। फिर वो ले जाता है, 1 रुपये का सामान 60 रुपये में मुनाफा के साथ कमाता है। इस तरह बहुत सारे यूरोपीय आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वह जगह कौन है? तो बोलेंगे बेटा कालीकट यानी कोझिकोड। समझ रहे हैं? इसी जगह तो आता है कोझिकोड। उसका नाम पहले कालीकट था, अब कोझिकोड हो गया है, जो कि केरल में पड़ता है भैया। ठीक है ना? अब यहाँ पे मतलब क्विलोन भी एक छोटा सा बंदरगाह है, इसे याद रख लेंगे। ये भी आपका केरल में पड़ता है। अब आ जाते हैं पूर्वी तट की तरफ। पूर्वी तट की तरफ बेटा याद करेंगे टोंडी, नागपट्टनम, कराईकल। नागपट्टनम और टोंडी तो ये तो सीधा सीधा तमिलनाडु में पड़ता है, और जो कराईकल है ना, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या कराईकल का मतलब कि पोंडुचेरी का कैपिटल है कराईकल, उसका बंदरगाह है। ये चीज लिख लेंगे। इसके बाद ऊपर बढ़ते हैं तो आपका आ जाता है विशाखापट्टनम। याद रखेंगे, अभी इसके बारे में सारा बताएंगे। जो 13 है उसके बारे में डिटेल बताने वाले हैं हम। जो छोटे हैं उसको बस याद रख लीजिए। मछलीपट्टनम एक जगह भी है आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम के नाम से। बस एक बंदरगाह भी है मछलीपट्टनम के नाम से आंध्र प्रदेश में, याद रख लीजिए। इसके बाद गोपालपुर बेटा पड़ जाता है आपका उड़ीसा वाले इलाका में। ये तो छोटे छोटे हो गए 13 बंदरगाह हमारे, जो आपको याद हो गया होगा, है ना। अब हम चलते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं मुंबई बंदरगाह से। इसके बारे में सारा डिटेल बताते हुए चलते हैं। मुंबई बंदरगाह एक कृत्रिम, अच्छा एक बात और देख लीजिए आप। अच्छा, प्राकृतिक बंदरगाह हमने बोला ना, प्राकृतिक बंदरगाह भी कुछ होते हैं और कृत्रिम बंदरगाह भी होते हैं। अच्छा, प्राकृतिक बंदरगाह सर किसे कहते हैं, कैसे पता चलता है कि प्राकृतिक बंदरगाह है? हम बताएंगे बेटा, जो प्राकृतिक द्वारा बने हो, कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा बने हो। बस सर, ये तो हमको पता था। हम कहे ध्यान सुनिए फिर से बेटा। जो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, उनका जो तट होता है, जिस तट पे वो स्थित होते हैं, जिस पानी वाले तट पे वो स्थित होते हैं, वह बेटा ऐसे ऐसे तट बना होता है। देखिए पहले से ही आपको पता है ना, ऐसे ऐसे बना होगा। अगर हमारा बंदरगाह जितना अंदर है, यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे अगर है तो यहाँ से लहरें जो आएंगी वो तो बहुत ही कम मात्रा में आएंगी। इस वजह से हमारा यह डॉकयार्ड जो है, पोर्ट है हमारा, सुरक्षित रहता है। इसका जो अफवाह वाला पोर्ट वो कटता नहीं है, कभी कटता नहीं है, वो सुरक्षित रहता है। तो इस तरह के बंदरगाह को हम बोलते हैं कृत्रिम बंदरगाह बेटा, क्योंकि यह मैन मेड द्वारा नहीं बनाया गया है। और मैन मेड द्वारा जो बनाया गया है वो बिल्कुल सीधा है। जैसे नहावा सेवा कृत्रिम बंदरगाह में सबसे बड़ा बंदरगाह जाना जाता है बेटा, है ना। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। यह मुंबई का भार कम करने के लिए बनाया गया है, मुंबई को सहायता के लिए बनाया गया है, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे आते रहते हैं जहाज, तो उसकी कुछ बेड़े को यहाँ पे रोकने के लिए, इस वजह से इसको बनाया गया है ना। तो जो हमारा कृत्रिम बंदरगाह होता है वो बिल्कुल उसके तट ऐसे होते हैं और यहीं पे होता है, यह मैन द्वारा बनाया गया होता है। ठीक, ये बातें आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कृत्रिम और प्राकृतिक में। ठीक है, अब हम चलते हैं मुंबई की तरफ। मुंबई बंदरगाह सर कहाँ पर है? तो बोलेंगे सर यहीं पर है मुंबई बंदरगाह। अब इसका सर इसके बारे में क्या बताने वाले थे आप? तो बेटा लिखिए, तो मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे पहले यही जान लीजिए। इसके बाद यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। सर्वाधिक व्यापार का मतलब सर्वाधिक व्यापार, सबसे ज्यादा माल का आयात और निर्यात दोनों इसी बंदरगाह के माध्यम से होता है, जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह बेटा। याद रख लेंगे इस चीज को, बहुतों बार पूछा जाता है एग्जाम में आपके। अब इसके बाद आ जाता है नहावा सेवा बंदरगाह। सर नहावा सेवा आप तो अभी नहीं बताया, इसका जो है भार कम करने के लिए नहावा सेवा को बनाया गया है ना। तो हम बोलेंगे बेटा इसका एक नाम और है नहावा सेवा का, लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से नहावा सेवा बंदरगाह को जाना जाता है। और यही नहावा सेवा बंदरगाह बेटा जो है मुंबई का सहायता के लिए बनाया गया है, मुंबई की सहायता के लिए बनाया गया है, एक तरह से बैकअप देने के लिए बनाया गया है, यह लिख लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, मुंबई का बैकअप देने के लिए कौन सा बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, अभी हमने बताया। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, उसी का जो सहायता करने वाला है नहावा सेवा, वह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है बेटा, ये चीज लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कांडला बंदरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कांडला बंदरगाह बेटा, इसका सर क्या हालचाल है? हम बता रहे हैं ना, सुनिए। कांडला बंदरगाह बेटा कच्छ की खाड़ी की तरफ है, जैसा हमने आपको पहले बता दिया है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है बेटा। यह मुख्य रूप से आयातित बंदरगाह है, सिर्फ आयातित है, निर्यात नहीं, सिर्फ माल आएगा। समझ रहे हैं ना, सिर्फ माल को यहाँ पे उतारा जाएगा,
निर्यात नहीं किया जाएगा, यह बात पूछा गया है आपके मैक्सिमम एग्जाम में, आप याद रख लेंगे। यहाँ से मैक्सिमम पेट्रोलियम, सॉरी 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 पेट्रोलियम बेटा, हाँ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम वाले, अभी एक जहाज यहीं पे डिसेंबल हो रहा है, डिसेंबर असेंबल नहीं डिसेंबल हो रहा है, बहुत बड़ी जहाज है, उस पर आपका सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उस पर कर्जे के रोक लगा दिया है डिसेंबल, क्योंकि उसको एक तरह से म्यूजियम बनाने का आदेश आ गया है कि उसे म्यूजियम में रख दिया जाए, जिससे कि जो हमारे बाहर से सेनानी आते हैं, सैलानी आते हैं, वह सब देखेंगे, है ना, जिससे कि इनकम वगैरह का सोर्स बन पाएगा, है ना। एक तरह से हम लोग का बहुत पुराना जहाज है बेटा, वो अंग्रेजों के ज़माने का बेड़ा है, बहुत पुराना है, इस वजह से उसको डिसेंबल करने पे रोक लगा दिया गया है। और इससे पहले जो यहाँ पे एक कंपनी थी जो डिसेंबल कर रही थी, वो उसे काफ़ी ज़्यादा उसका डिसेंबल पार्ट कर चुका है ना। तो इस तरह की सारी घटनाएं हैं, आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे। तो कांडला बंदरगाह सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह है, यह लिख लेंगे, ज्वारी बंदरगाह है। और यह आपके गुजरात के खाड़ी वाले, मतलब कच्छ की खाड़ी में स्थित है बेटा। यहाँ से पेट्रोलियम, कच्चे कोल पदार्थ, कच्चे गैस जो CNG LPG होते हैं, इसको हम मंगाते हैं यहाँ से, मतलब कि मंगाते हैं, भेजते नहीं हैं, हम केवल आयात करते हैं, निर्यात नहीं करते यहाँ से। इतनी बातें लिख लेंगे बेटा। चलिए, इसी जगह लोथल भी आपको पता होगा, लोथल भी गुजरात में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय था। इसके बाद हम आ जाते हैं मुर्मू गोवा। मरमू गोवा, मरमू गोवा कहाँ पर है सर? नाम से ही फेमस है, गोवा में होगा। हाँ बेटा, गोवा में होगा। यहाँ के सामंत करके हैं, सामंत यहाँ के CM है, सामंत करके। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के इस समय गवर्नर है, गवर्नर बेटा, गवर्नर जनरल क्या है, गवर्नर हैं, मतलब कि कह लीजिए कि आपके जो होते हैं ना राज्यपाल बोल रहे हैं, देखिए क्या बोलते हैं, गवर्नर है, गवर्नर ही बोलते हैं, तो गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, आप जानते होंगे। इसके बाद बेटा मुर्मू गोवा का क्या हालचाल है सर, इसके बारे में कुछ बताइए। तो लिख लीजिएगा, जुआरी नदी एक है बेटा आपका पेरियार नदी। मुर्मू गोवा जो बेटा गोवा में है, याद रखेंगे। एक आपका पेरियार नदी है, एक जुआरी नदी है, दोनों का दोनों तो केरल में बहता है, लेकिन सर यहाँ से भी कुछ उसका अंश है, तो इस वजह से याद रखेंगे यहाँ याद रखेंगे बेटा, जो जुआरी नदी है, उसी पे आपका स्थित है मुर्मू गोवा बंदरगाह, याद रख लेंगे, ठीक है, उसी की तरफ मुख करके स्थित है। और जो ज्वार नद मुख बनाती है, एक तरह से कह लीजिए कि जो आपका मुर्मू गोवा है बेटा ना, ये ज्वार नद मुख बनाता है, ज्वार नद मुख बनाता है किधर? कच्छ के तरफ बेटा, कच्छ की खाड़ी की तरफ, है ना, कच्छ इधर ही है ना, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, समझ रहे कि नहीं, कच्छ सॉरी क्या बोल रहे हैं, देखिए लक्षद्वीप की तरफ, है ना, इधर बनाती है। अब जो मुर्मू गोवा है बेटा, ये गोवा का इकलौता सबसे बड़ा बंदरगाह है 13 में से, ये चीज याद रखेंगे। अब अभी बात आया है एस्चुरी का, मतलब कि ज्वारनद मुख का। एस्चुरी क्या होता है सर, और डेल्टा क्या होता है? जो नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं वह एस्चुरी बनाती हैं, न कि डेल्टा बनाती हैं। जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, है ना, यह सब आपके जो आपके जो आपकी यह नदियां हैं सारी, जो पंजाब में पंचनद हैं, यह सब झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियां बेटा इधर ही बहती हैं और क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। जो पूरब की तरफ बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ये बात अगर आपको पढ़ना है पूरा डिटेल से, डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है बताइएगा, पढ़ा देंगे, है ना। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, अगर पढ़ने का मन होगा तो पढ़ा देंगे हम बेहतरीन तरीके से, आपके सुपर टेट में काम आएगा। इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं किसके तरफ, हमारा हो गया मरमू गोवा के बाद चलते हैं न्यू मंगलूर सर, मंगलोर मतलब कि बंगलोर कहाँ पड़ता है सर? बंगलोर तो पड़ता है कर्नाटक में, कैपिटल है बंगलोर, तो बंगलोर से न्यू मंगलोर, यानी कि कर्नाटक में है। हम कहें बा बेटा आपने पकड़ लिए। केंद्रीय मुख एक खान है कर्नाटक में। केंद्रीय मुख से जितने भी लोहा निकलते हैं, वो लोहे के अयस्क जितने भी निकलते हैं, उसका निर्यात करती है भारत पश्चिमी देशों को। यह बात से लिख लीजिए। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक आपको पढ़ाए हैं हम, केंद्रीय मुख एक खान है जो कि लोहे के खान के लिए प्रसिद्ध है, वहां से लोहे का अयस्क निकाला जाता है और पश्चिमी देशों को बेचा जाता है, मतलब कि निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। यह चीज लिख लेंगे बेटा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कोलकाता बंदरगाह की तरफ, फिर उसके बाद ये सब देखते हैं। थोड़ा सा कोलकाता बंदरगाह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ चलते हैं। कोलकाता बंदरगाह पहले तो लिख लीजिए, हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी मात्र 15 किलोमीटर का तय करती है कोलकाता में, उसी के किनारे आपका कोलकाता शहर स्थित है। कोलकाता को ही बैकअप देने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया है, ये बात भी लिख लेंगे बेटा, ठीक है ना। और इसी जगह मयूराक्षी नदी भी बहती है। मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी आपका एक तरह से परियोजना भी है, मयूराक्षी परियोजना इसी जगह है।
अब आगे चलते हैं तो कोलकाता में और क्या सर इंपॉर्टेंट है, तो याद करिएगा कोलकाता में आपका पता होगा कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी उसकी सहायक नदी, मतलब कि हुगली नदी गंगा की सहायक नदी ही कहा जाता है ना। तो बस इतनी बातें याद रख लीजिए, कोलकाता में स्थित है हुगली नदी पर, बस यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो पारादीप आ जाता है। पारादीप, पारादीप उड़ीसा, द्वीप में जैसे हमने तेल डाला उड़ीसा उड़ गया। उड़ गया मतलब क्या, हमारा द्वीप ही उड़ गया, पारादीप उड़ गया। इससे याद कर लेंगे पारादीप कहां पर है, ओडिशा में है। पारादीप पोर्ट हमारा ओडिशा में है। और इस पारादीप के पास बेटा आपको पता है झारखंड और ओडिशा वाला क्षेत्र इसी जगह से सारी चीजें, झारखंड की जितनी भी, झारखंड में क्योंझर की जो खान है वहां से जितने भी लोहा अयस्क मिलते हैं, मतलब कि आपके आयरन के अयस्क होते हैं, वो जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है, जापान को भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है जापान को। जापान उससे मटेरियल बनाता है, उसका डंप करता है भारत में, ससुरा भारत में करता है। भारत बेवकूफ है, बेवकूफ इन द सेंस कि इसके पास बेटा कि कह लीजिए कि यह चीज नहीं है, भारत के पास कोई कंपनी नहीं। भारत तो बहुत विद्वान है बेटा, भारत में इतने विद्वान है ना, भारत को बेवकूफ बोलना मेरा गलतफहमी होगा, मुझे माफ करिएगा, है ना। भारत विद्वान है बेटा, है ना। थोड़ा सा भारत की नाकामी होती है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे कह लीजिए कि मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे वेस्ट कह लीजिए कि जो हम यहाँ पे खनन करते हैं, खनन वाला चीज़ वो बाहर भेज देते हैं और वो लोग अपना नया माल बनवाते हैं, भारत में डंपिंग करते हैं और यहाँ से ले जाते हैं, नया माल बनवा के भारत में लाते हैं। जैसे कि यहाँ से जापान को जाता है क्योंझर जिले से, क्योंझर जिला भी है, क्योंझर खान भी है झारखंड में, वहाँ से लोहा आयात होता है, मतलब सॉरी निर्यात होता है जापान को। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। पारादीप पोर्ट का और कुछ कहानी है सर, तो हम कहेंगे बेटा और कुछ सोचना पड़ेगा, सोच लेते हैं फिर बताते हैं आपको। अगर नहीं सोचते हैं तो एक चीज देखिए, उड़ीसा के बारे में कुछ थोड़ा सा बता देते हैं आपको। उड़ीसा का बेटा बताया जाता है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा स्वतंत्र हुआ था। उड़ीसा स्वतंत्र हुआ था, एक चीज याद है, मतलब स्वतंत्र तरीके से देश बनाया गया था। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उत्कल तट यहीं पे है, उत्कल तट, जैसे यहाँ पे अब कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, इधर मालाबार तट है ना, इधर आपका सौराष्ट्र वाला एरिया है, कोंकण तट है, इधर इधर कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। इसी तरह आपका यहाँ पे है, यहाँ पे उत्तरी सरकार तट, यहाँ पे बेटा आपका है कौन सा पता है, उत्कल तट, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है इस तट को, याद रखेंगे। इसी जगह आपका चिल्का लेक है, चिल्का लेक, अभी चिल्का लेक की कहानी आगे आएगी, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लैगून झील के नाम से जाना जाता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है ना। ये सारी चीजें हैं। और एक चीज और, जो पारादीप है बेटा, पारादीप में मतलब कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, जहाँ से DRDO इसरो कह लीजिए लॉन्चिंग वगैरह करते रहते हैं आए दिन। उसी का नाम चेंज हो गया था अभी हाल में, एक आध साल पहले चेंज होकर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रख दिया गया, ये भी याद रख लेंगे आप। वंदे उत्कल जननी राज्य का, मतलब इस राज्य का राष्ट्रगान है ये, अभी मतलब राज्यगान है, राष्ट्रगान नहीं राज्यगान है, ये बातें आप लिख लेंगे बेटा। इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा विशाखापट्टनम की तरफ। विशाखापट्टनम में सर क्या है, विशाखापट्टनम बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं विशाखापट्टनम मुंबई को लेके, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह अगर बोला जाएगा तो विशाखापट्टनम को बोलेंगे। देश का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बेटा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। बच्चे मुंबई लगा के आते हैं, गलत हो जाता है, लेकिन ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह बड़ा है, लेकिन देश का गहरा लगा दिया, गहरा सबसे बड़ा बंदरगाह, तो बताएंगे विशाखापट्टनम बेटा। ठीक है ना। अब एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम सबसे ज्यादा से ज्यादा जहाजों का असेंबल होता है, मतलब बनाया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे। पार्ट कहीं से भी आए, लेकिन सबसे ज्यादा असेंबलिंग जो होती है जहाजों का, ये कहाँ पे होता है, विशाखापट्टनम में होता है बेटा, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह जो है बेटा, ये चेन्नई बंदरगाह जो देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, पुराने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह आपका नहावा सेवा, सबसे पुराना चेन्नई बंदरगाह, ये चीज याद रखेंगे। यह बेटा एक तरह से खुला सागरी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं आपका बेटा, देखिए एक एन्नौर बंदरगाह और है, जैसे एन्नौर सबसे बड़ा 13 में है, एक एन्नौर और है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। एन्नौर एक इसी जगह आंध्र प्रदेश में एक एन्नौर है, छोटा बंदरगाह है, याद करना होगा तो याद कर लेंगे, वैसे खैर इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसके बाद आ जाते हैं कोचीन और पारादीप। जो आपका कोचीन है, कोचीन और पारादीप का हो गया ना बेटा। एक चीज और याद कर लीजिए कोचीन और पारादीप के बारे में। कोचीन और पारादीप बेटा एक लैगून पर स्थित बंदरगाह है, लैगून नदी पर स्थित बंदरगाह है। जैसे यहाँ पे चिल्का है और यहाँ पे आपको पता है कौन सी नदी है, पेरियार नदी है ना, याद कर लेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नहावा सेवा का एक और कहानी है, बोल देते हैं आपका सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, ये तो याद हो गया हमको, चलिए बहुत सही है। इतनी बातें रही जो कि आपको कुछ छूट तो नहीं रहा, हमारे समझ से कुछ नहीं छूट रहा है, आपको सारी चीजें हमने बता दिया। अब याद रखेंगे भारत में नेशनल वाटर वे भी हैं, कुल टोटल कितने हैं, 111 हैं। क्या 111 पढ़ना पड़ेगा? नहीं, हमें 111 नहीं पढ़ना, हमें क्या कितने पढ़ने हैं, ध्यान से देखिए हमें कितने पढ़ने बेटा। नेशनल वाटर वे 1, नेशनल वाटर वे 1, नेशनल वाटर वे 2, नेशनल वाटर वे 3, नेशनल वाटर वे 4, नेशनल वाटर वे 5 और नेशनल वाटर वे 6, यही 6 पढ़ने हमें। अब ध्यान सुनिएगा, जो नेशनल वाटर वे है बेटा, जो नेशनल मतलब नेशनल वाटर वे, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो नोएडा में है, नोएडा में याद रखेंगे, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। 1986 को बनाया गया था, 1986 को बनाया गया था, ये चीज याद रखेंगे बेटा, स्थापना 1986 को हुआ था। अब बेटा सबसे पहला जो नेशनल वाटर वे हमारा है, सबसे पहला नेशनल वाटर वे हमारा है, ये कहाँ पर है, किस नदी पर है सर, तो बताएंगे ये हमारा गंगा नदी पर है। गंगा नदी पर कहाँ से कहाँ तक, तो बता देंगे जो नेशनल वाटर वे 1 है इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। यह हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है। हल्दिया कहाँ पर है, हल्दिया हमारा उड़ीसा में पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है, कोलकाता में हल्दिया पड़ता है, हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है बेटा, यूपी में। 1620 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, यह याद हो गया आपको। नेशनल वाटरवे 2 की बात करें अगर, तो नेशनल वाटरवे 2 बेटा ब्रह्मपुत्र के पास है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। डिब्रूगढ़ आपने सुना होगा, डिब्रूगढ़ से सादिया धुबरी आपने सुना होगा, वहां तक जाती है। इसकी लंबाई जो है बेटा 891 किलोमीटर है। डिब्रूगढ़ से ब्रह्मपुत्र नदी पर है नेशनल वाटरवे 2, डिब्रूगढ़ से सादिया तक जाता है, सादिया तक, सादिया एक जगह है, डिब्रूगढ़ भी एक जगह है असम में। नेशनल वाटरवे 3 की बात करते हैं, तो नेशनल वाटरवे 3 बेटा कोलंब से कोटापुर तक जाता है। कोलंब और कोटापुर कहाँ पे सर, केरल में है बेटा, केरल में पेरियार नदी जो है ना, पेरियार नदी केरल में है ना, तो उस पे है कोलंब से कोलंब कहिए या फिर कोलंब कहिए, कोलंब से कोटापुर तक जाता है, ये बातें लिख लेंगे। ठीक है, नेशनल वाटरवे 4 की अगर बात करें बेटा, तो नेशनल वाटरवे 4 जो है आपका कोकीनाड से पुडुचेरी तक गोदावरी नदी पे स्थित है। कोकीनाड कहाँ पर है बेटा, वो आपका पड़ जाता है कोकीनाड से आपका कहाँ पे बेटा, पुदुचेरी, जो आपका पुदुचेरी है, जो आपका भारत का एक केंद्र शासित राज्य है, प्रदेश है, यहाँ पर इस पर पड़ता है, ये बातें लिख लेंगे। इसके बाद नेशनल वाटरवे 5 की अगर बात करें, नेशनल वाटरवे 5 की सर कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो बोल देंगे अब जो ब्रह्मणी डेल्टा है ना, ब्रह्मणी डेल्टा एक है, ब्रह्मगिरी डेल्टा, जो कि आपका पड़ जाता है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में बेटा, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये जाता है। एक डेल्टा है ब्रह्मगिरी करके, ब्रह्मणी बेटा, ब्रह्मणी डेल्टा कैनाल करके एक जगह है ना, उसी पे है ये स्थित नेशनल वाटरवे 5। अब नेशनल वाटरवे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है और लास्ट में छठा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लंबाई है मात्र और मात्र 125 किलोमीटर तक है, 125 किलोमीटर तक है बेटा, 125 किलोमीटर तक है, याद रखेंगे। और यह बराक रिवर है, बराक रिवर एक आपका पड़ता है असम में, वहां पर स्थित है, असम में स्थित है, जो कि असम से अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है बेटा, ऐसे, ठीक है ना। ये चीजें रही आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे और लिख लेंगे अपने कॉपी पे भैया, ठीक है। और बिल्कुल नहीं घबराएंगे, शांति से धैर्य बना के पढ़ाई करेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। देखिएगा हमारे सारे बच्चे फोड़ के आएंगे। आपका यूपी टेट का भी क्लास शुरू है, आप लोग वहाँ पे भी देखिए, मस्ती करिए। जैसे ही 1000 बच्चे आते हैं यूपी टेट के हिंदी वाले क्लास में, हम सारे क्लासेस लगाने की प्रयास करेंगे। आप लोग फटाफट जोड़िए और धैर्य बनाइए, ठीक है ना। हम लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं बेटा। धन्यवाद।